ज़रा सोचिए एक ऐसी सल्तनत के बारे में जो 600 साल से ज़्यादा दुनिया पर छाई रही। आज हम उसी सल्तनत के बानी यानी उस्मान अव्वल की बात करने वाले हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिस शख्स ने इतनी बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी, उसकी अपनी जिंदगी के बारे में हम तकरीबन कुछ नहीं जानते। मतलब कोई पक्का सबूत, कोई तहरीर उसके अपने ज़माने की है ही नहीं। इसीलिए मौर्रखीन इस दौर को एक तारीखी ब्लैक होल कहते हैं, जहां सच और कहानियां आपस में ऐसे मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि तारीख का ये एक तरह से भूत आखिर 6 सदियों तक चलने वाली सल्तनत बनाने में कामयाब कैसे हुआ। चलें इसी मुअम्मे को समझने की कोशिश करते हैं और इस दौर में वापस चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला यही है। उस्मान के अपने दौरे हुकूमत से एक भी लिखी हुई चीज़ आज तक नहीं मिली। जो भी कहानियां हम सुनते हैं ना, वो सब उसकी मौत के तकरीबन 100 साल बाद लिखी गई थीं, जब सल्तनत एक बड़ी ताकत बन चुकी थी। अच्छा, तो जो थोड़ी बहुत मालूमात है हमारे पास, उनसे ये पता चलता है कि उस्मान गालिबन 1254 या 55 के करीब सोगुत नामी जगह पर पैदा हुआ। और ये जगह थी कहाँ? अजीम बजांतनी सल्तनत की बिल्कुल सरहद पर। यानी वो एक ऐसी दुनिया में आंख खोल रहा था जहाँ हर तरफ लड़ाई भी थी और आगे बढ़ने के मौके भी। और यही सरहदी माहौल, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बना। आइए जरा देखते हैं कि 13वीं सदी में अनातोलिया का सियासी नक्शा कैसा था और कैसे इसने एक छोटे से सरदार को एक अजीम सल्तनत का बानी बना दिया। इस वक्त के हालात पर एक नज़र डालें। जो बड़ी बड़ी ताकतें थीं वो कमज़ोर हो रही थीं। बाज़ांतीनी सल्तनत का ज़वाल शुरू हो चुका था, सल्जूक सल्तनत बिखर रही थी और जो दूसरे छोटे छोटे तुर्क कबीले थे वो आपस में ही लड़ने में मसरूफ़ थे। तो इस पूरे सियासी खला में उस्मान की छोटी सी रियासत को उभरने का एक ज़बरदस्त मौका मिल गया। उस्मान और उससे पहले उसके वालिद अर्तुगरुल, उनका एक सरकारी ओहदा था। वो थे उचबे यानी सरहदी सरदार। सल्जूक सल्तनत ने उन्हें सरहद पर बिठाया हुआ था और उनका काम था बाज़ंतीनी इलाकों पर हमले करना और सरहद को महफूज रखना। और यही जिम्मेदारी आगे चलकर उनकी ताकत की असल वजह बनी। और अगर देखा जाए तो उस्मान की रियासत की लोकेशन ही उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। वो कमज़ोर होती बाज़ंटीनी सल्तनत के बिल्कुल दरवाजे पर बैठा था। हमलों के लिए इससे बेहतरीन जगह हो ही नहीं सकती थी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसे दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक, और वो भी कमज़ोर होते दुश्मन, पर लगा दी। तो सवाल ये है कि उसने इस मौके से फ़ायदा कैसे उठाया। यहीं से उस्मान की फतूहात का सिलसिला शुरू होता है। एक ऐसा सफ़र जो उसे एक छोटे से कबीले के सरदार से एक बड़ी इलाकाई ताकत बना देगा। उसकी कामयाबियों का सफ़र स्टेप बाय स्टेप था। तकरीबन 1281 में वो अपने वालिद के बाद सरदार बना। फिर 1291 के आसपास उसने अपना पहला बड़ा किला कराजा हिसार फतह किया। लेकिन असल गेम चेंजर थी 1302 की जंगे बाफियोस, जहां उसने बाज़ंतीनी फौज को एक बड़ी शिकस्त दी। और आखिर में 1326 में उसकी फौजों ने बुरसा शहर पर कब्जा कर लिया, जो बाद में सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत भी बना। 1302 की ये जो जंगे बाफियूस थी ना, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये उभरती हुई उस्मानी रियासत की पहली बहुत बड़ी जीत थी। इस एक फतह ने उन्हें पूरे इलाके का कंट्रोल दे दिया, बाज़ंतीनियों की कमर तोड़ दी और इस खित्ते का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मशहूर मौर्रिख खलील अनालचिक इस बारे में कहते हैं कि इसी जंग बाफियुस ने उस्मानियों को एक हकीकी रियासत की खसूसियात हासिल करने का मौका दिया। मतलब ये सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, ये एक सल्तनत का संगे बुनियाद था। अच्छा, अब फतूहात की तारीख से निकलकर इस ताकतवर अफसाने की तरफ चलते हैं, जिसे इन फतूहात को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कहानी है उस्मान के ख्वाब की। ये सल्तनत की सबसे मशहूर और बुनियादी कहानियों में से एक है। कहा जाता है कि उस्मान ने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग शेख अदीब अली के सीने से एक चांद निकला और उसके सीने में आ गया। उसके फौरन बाद उसके जिस्म से एक बहुत बड़ा दरख्त निकला, जिसका साया पूरी दुनिया पर छा गया। अब ये सिर्फ एक ख्वाब की बात नहीं थी, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सियासी चाल थी। पहला कदम उस ख्वाब ने ये साबित किया कि आइले उस्मान को हुकूमत करने का हुक्म खुदा की तरफ से मिला है।
دوسرا، اس نے آنے والی تمام فتوحات کو جائز قرار دے دیا، اور تیسرا، اس نے یہ پیغام دیا کہ عثمان اور اس کی نسل اپنی رعایا کی خوشحالی کے ذمہ دار ہوں گے۔ چلیں اب کہانی کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ لمحہ جب عثمان کی چھوٹی سی ریاست ایک مکمل خود مختار سلطنت میں تبدیل ہوئی۔ ہوا یہ کہ 1308 کے آس پاس سلجوقی سلطنت روم، جو تکنیکی طور پر عثمان کے حکمران تھے، وہ خود ہی ختم ہو گئی۔ اب اناطولیہ میں طاقت کا خلا بالکل مکمل ہو چکا تھا۔ اس واقعے نے عثمان کو ہر طرح کی پابندی سے آزاد کر دیا، اور اب وہ اپنی بادشاہی کا اعلان کر سکتا تھا۔ اور یہ تبدیلی کتنی بڑی تھی، اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ سلجوقوں کے خاتمے سے پہلے وہ بس ایک ماتحت سردار تھا، لیکن اس کے بعد اس نے خود کو بادشاہ آل عثمان کا لقب دیا، یعنی عثمان کے خاندان کا بادشاہ۔ پہلے وہ سلطان کے نام پر جنگیں لڑتا تھا، اب اس نے اپنے نام کے سکے بنوانا شروع کر دیے۔ وہ ایک سرحدی سردار سے ایک آزاد حکمران، یعنی اصل معنوں میں ایک سلطان بن گیا۔ تو آخر میں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ تاریخ کے اس بھوت نے دنیا پر کیا اثر چھوڑا، اس کی میراث کیا تھی۔ 623 سال، جی ہاں 623 سال تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ عثمان نے کتنی مضبوط بنیاد رکھی تھی۔ عثمان کی میراث آج بھی کئی شکلوں میں زندہ ہے۔ اس نے جس عثمانی خاندان کی بنیاد رکھی، اس میں 35 سلطان آئے۔ اس کی سلطنت اپنے عروج پر 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ تلوار عثمان صدیوں تک ہر نئے سلطان کی تاجپوشی کی رسم کا حصہ رہی، اور تو اور اس کی براہ راست نسل یعنی عثمان و اوغلو خاندان آج بھی موجود۔ تو آخر میں وہی سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، کیا یہ عظیم الشان سلطنت ایک حقیقی شخص کی محنت کا نتیجہ تھی یا پھر ایک طاقتور افسانے کا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تاریخ اور کہانی کے گہرے رشتے پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔